जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सिनेमा और मीडिया की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अक्सर हम रेडियो पर उनसे सिनेमा के बीते हुए सुनहरे दिनों की कहानियां सुनते हैं। कभी किसी भूले बिसरे कलाकार की यादें, तो कभी पर्दे के पीछे की अनकही दास्तानें। लेकिन आज सौभाग्य से वही आवाज, वही दृष्टि और वही संवेदना हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे आज के अतिथि हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुरक्षित बैंकिंग कैरियर को छोड़कर क्रिएटिविटी का जोखिम चुना, जो लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं, पटकथा और संवाद लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं, फिल्म इतिहासकार भी हैं, रेडियो और टेलीविजन के अनुभवी शोधकर्ता भी हैं, और आज की पीढ़ी के लिए एक बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर भी है। बीते हुए दिन के जरिए जिन्होंने सिनेमा की स्मृतियों को दस्तावेज की तरह सहेजा है और सैकड़ों कलाकारों की जिंदगी को उनकी अपनी जुबानी हम तक पहुंचाया है। आज हमें अत्यंत प्रसन्नता है और साथ में गर्व भी है कि शिशिर कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। आपने तो बेशुमार सवाल किए होंगे, मेरे ख्याल में सैकड़ों नहीं लाखों में किए होंगे तरह तरह की हस्तियों से। तो मैं तो इस आज जो हमारी बातचीत हो रही है, इस अनुभव के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूं कि आज जरा रोल बदल गया है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप माइक के दूसरी तरफ हैं, तो ये कैसा लग रहा है शर्मा जी? थोड़ा ये बताइए हमें। तो सर, एक शब्द में कहूं तो अटपटा। लेकिन नेगेटिव, हाँ, ये नकारात्मक अटपटा नहीं है। अटपटा से लगता है कि शायद मैं परेशान हूं या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा बस, क्योंकि कभी मौका हमेशा उधर उस तरफ ही कर रहा। Anyway, अच्छा है, बढ़िया, अच्छा लग रहा। अच्छा, चलिए सर, ये लेकिन मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है दिल के अंदर कि मैं जिनको हमेशा सुनता रहता हूं, आज उनसे सवाल पूछ पा रहा हूं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, या एक बड़ा मजेदार अनुभव है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है। नवादा और देहरादून से लेकर मुंबई तक का सफर रहा है। आप फिल्मों से इतने जुड़े हुए हैं, आपने तरह तरह के फिल्मी जॉनर्स देखे हैं। तो अगर इस पूरे सफर को, जो आपको नवादा और देहरादून से मुंबई तक लेकर आया, इसको अगर एक फिल्म इस पे बनाए हैं, तो उसको क्या जॉनर देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी यात्रा में उतार चढ़ाव भी आए हैं, हर तरह के मोड़ आए होंगे, सब चीजें आपने देखी हैं। एक जर्नलिस्ट का भी दिया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी सफर आपने देखा है, और फिल्मी इतिहासकार तो आप हैं। तो कुछ बताइए, कैसा, अगर इस फिल्म बनाए तो इसका जॉनर क्या रखेंगे? आप ही बताइए। आपने मेरे सफर को किस जॉनर का है पूछा, तो बस एकला चलो रे ही कहूंगा मैं। एकला चलो रे, वो है ना, मैं चला था अकेला चला था जानी बे मंजिल मगर, बस वो चीज है सर।
अच्छा अच्छा, वो मजरू साहब का शेर, अब मैं अकेला ही जी चला जी था जी। जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां। मतलब आपका ये कारवां काफी लंबा होता गया। ओके ओके, वेरी गुड। तो और लेकिन होता जा रहा है आपके सर। होता जा रहा है, चल रहा है, चलता जा रहा है। और हाँ जी इसमें हाँ जी। बहुत बहुत सारे मोड़ भी आए हैं, आपने बहुत चेंजेस भी किए अपने उसमें, कभी कुछ करा कभी कुछ किया। तो चलिए, जी। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप यादों में थोड़ा गोता लगाइए। 18 साल की बैंकिंग नौकरी छोड़कर आपने कलम को चुना, तो क्या ये अचानक लिया गया फैसला था या बहुत पहले से आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं ये करूं, ऐसा करूं बॉम्बे आकर? तो इसके बारे में बताइए, अ, कैसे आप बॉम्बे आए, क्या हुआ सब बात देखिए सर, देहरादून में रहते हुए ही मुझे 20 साल की उम्र में पंजाब है। नेशनल बैंक की नौकरी मिल गई थी। जी ठीक है ना। जी। अब वो वहीं पे ब्रांच थी देहरादून के अंदर ही, मुझे ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर पोस्टिंग, घर से जाना घर से आना। हम्म, लेकिन मेरा रुझान पूरी तरह से कला की तरफ था, ओके। नाटकों की तरफ, रंगमंच। हम्म, मैं देहरादून का काफी प्रेस्टिजियस ग्रुप है कला मंच, अच्छा मैं उससे हूँ। कई अच्छा। नाटकों में अभिनय किया। हम्म, और लेकिन सर, घुटन होती थी छोटे शहर की, हम्म, कि करने को कुछ नहीं था। मैं, अब मेरे से जो सीनियर्स थे मैं उनको देखता था कि बस नाटक कर लिया, अपने नौकरी कर रहे हैं, नाटक वाटक किए, शाम को घर चले गए, आगे धीरे धीरे फिर रिटायर हो गए। हम्म, मुझे ये था, बैंक की नौकरी जो थी वो मेरा वो नौकरी वाला टेम्परामेंट कभी रहा नहीं। हम्म, लेकिन वो अचानक बस मिल ही गई थी चलते फिरते। हम्म, तो सर, मैंने ये प्लान किया हुआ था, मेरी ये योजना थी कि मैं जिस घुटन से मैं देहरादून, अच्छा देखिए, मेरी घुटन का जो था उसका नतीजा क्या हुआ कि भटकाओ। हम्म, मैंने सितार सीखा, ओके। पेंटिंग सीखी। जी हाँ, अच्छा। हम्म, पेंटिंग। और मैंने ये अपना स्कल्पचर सीखा। ओके ठीक है ना। ओके। ये नहीं था कि मुझे किसी सीखना ही था, बस हम्म, भटकाव था कि मुझे कला से किस तरह कैसे जुड़ूं, हम्म, ये था। तो मैंने ये सारी चीजें, और बेसिक चीजें थी उसकी, बेसिक संगीत की, शास्त्रीय संगीत की बिल्कुल बेसिक सारी की सारी जो जानकारी वो हासिल करी, वो शिक्षा ली। हम्म, ऐसे ही स्कल्पचर का था, मूर्ति कला हम्म, का, हम्म, बाटिक पेंटिंग, मतलब जो आता रहा वो करता रहा। और वो, अब मैं कहता हूँ, वो भटकाव था मेरा, हम्म, क्योंकि छोटे शहर में फंसे हुए मैं क्या करूं वाली चीज थी मेरे दिमाग में। एक ये थी, फिर शादी भी हो गई। मेरे हम्म, दिमाग में ये था कि जिस घुटन में मैं रहा यहाँ, मैं हम्म, अपने बच्चों को नहीं रहने दूंगा। जी। उनको आगे जो है, हम्म, बच्चों को आगे खुला आकाश मिले। और उसके लिए सर फिर मुंबई तो था ही, क्योंकि मैं रंगमंच से था। तो मुझे ये था कि मुंबई, और फिर हमारे पंजाब नेशनल बैंक के, आप भी पीएनबी से ही हैं, मैं हमारे हम्म, पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, जी सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो प्रतियोगिताएं, जी। 12 जोन थे। तो मैं वहां से आया करता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हम्म, अंचल, हाँ दिल्ली में होता था ये। और जी। यहाँ से जो जाते थे, जो पश्चिमी अंचल यानी कि वेस्टर्न जोन ये वाला जो है, गुजरात और महाराष्ट्र वाला, हाँ, मुंबई से जो लोग आते थे, जो टीम आती थी, मैं उनके साथ ज्यादा रहता था वहां पे, क्योंकि ऐसा लगता था ये मुंबई से आए हुए हैं और ये हम्म, कहीं ना कहीं आसमान से उतरे देवता हैं। वो छोटे हम्म, शहर का जो एक ग्लैमर था जो दिल दिमाग में, तो उनसे हाँ, मेरी दोस्ती हुई। और फिर सर 1995 में मैं ट्रांसफर लेके यहाँ आ गया। ओके। उसके मुख्य जो मेरी वजह थी आने की, वो ये थी कि मैं अपने बच्चों को वो घुटन, उस घुटन से बाहर निकालना है। हम्म, ठीक है ना, ये था। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता था मैं नौकरी करता रहूंगा, ठीक है, कुछ छोटा मोटा कुछ करते रहे, लेकिन वो होता नहीं है, छोटा मोटा नहीं हुआ करता। आपकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। हम्म, तो फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगने लगा कि भाई, मैं अगर नौकरी ही करनी थी मुझे, हम्म, तो देहरादून क्या बुरा था कि मोटरसाइकिल पे किक मारी और 15 मिनट में आप ब्रांच में पहुंच गए। हम्म, यहाँ आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में किस तरह से चढ़े, लटक के जाएं, जैसे भी, आपको 1 सवा घंटा 1.5 घंटा तो ब्रांच में पहुंचने में लगता है। जी जी। ये सारी चीजें तो सर, बस वो सन 2000 में फिर मैंने बैंक, हमारा स्पेशल वीआरएस आया था, वो मैंने ले लिया। 18 साल की नौकरी थी, सन 82 में ज्वाइन किया था, और
सन 2000 में जी छोड़ ये दिया बड़ा था मैंने। इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपने स्टेज भी किया हुआ है, वो देहरादून में किया हुआ है, स्टेज किया हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था आपने स्टेज भी किया हुआ है। और सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जी जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। अच्छा, ये तो ये एक जो प्ले भी नाटक है, बड़ा मशहूर, हाँ प्ले भी बड़ा मशहूर नाटक ही है। हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। ये नाटक मैं लखनऊ गया था किसी काम से 3-4 दिन के लिए, तब तो उत्तर प्रदेश ही था, अब तो उत्तराखंड हो गया अपना, देहरादून ही राजधानी हो गया। मैं लखनऊ गया हुआ था उन दिनों, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था किसी काम से जी। शाम को मैंने ये कौन सा है वहां, मैं एक ही बार गया, वो टैगोर है कौन सा, हाँ रविंद्रालय हाँ, मैं भी रविंद्रालय लखनऊ के जाता हूँ। हाँ जी, रविंद्रालय के बाहर मैंने बहुत बड़ा बैनर देखा, तो बड़ा अटपटा सा नाम लगा, इतना लंबा नाम नाटक का, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। एक बार लगा कि शायद ये पंजाबी नाटक हो, तो खैर मैं रुक के मैंने पढ़ा, तो तब मुझे समझ में आया कि ये नया नाटक है कोई। वो थे हबीब तनवीर साहब, उनकी टीम थी हबीब तनवीर, और हबीब तनवीर साहब का वो नाटक था जो पब्लिश होने से पहले वो शुरू पहले ही से कर रहे थे, तब तक ये पब्लिश नहीं हुआ था। अच्छा नाटक ओके। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो नाटक। देहरादून लौटा मैं 2 दिन बाद, आते ही वो नेहरू युवा केंद्र में हम लोग शाम को मिलते थे, कलामंच के हमारे सीनियर्स भी थे काफी सारे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये अब नाटक होगा यहाँ तो सिर्फ जिस लाहौर नहीं वेख्या, मैं अभी देख के आया, बड़ा जबरदस्त नाटक है। और सर जब पूछताछ की तो कहीं था ही नहीं उपलब्ध, लेकिन ये जरूर है कि ये पता चला कि हबीब तनवीर के 5 नहीं सॉरी असगर वजाहत के 5 नाटक आ रहे हैं, उनमें एक ये है, असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ है वो। तो सर वो महीने भर के बाद जब वो किताब आई, मैं रेगुलर लगातार उनके टच में था, दिल्ली वो हिंदी बुक डिपो। ओके रात की बस पकड़ी, अगले दिन सुबह पहुंचा, वो वहां से लेके 5 नाटकों की जो किताब है, और वो वापस देहरादून पहुंचा शाम तक। अगले दिन फिर जो है ये हम लोगों ने रिहर्सल शुरू की इसकी। हाँ, तकलीफ कुछ चीजों की ये थी कि तो हम लोगों की भाषा बहुत खराब थी। अच्छा। दरवाजा, खून, ठीक है ना, इस तरह से जो है वो नुक्ते का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। इस पे हमारा 2 महीने काम हुआ। ओके। हमारी जुबान सुधारी गई। एक थे उस्ताद जी, उन्होंने पूरा उसमें, फिर मैंने सर वो वाला भूमिका की थी जो सिकंदर मिर्जा जो लखनऊ से लाहौर जाते हैं। ओके ओके। तो सर वो ये तो मतलब, हाँ, और दूसरा ये था कि पहली टीम हमारी थी जो पब्लिश होने के बाद, ये नाटक के प्रकाशन के बाद हमारी पहली टीम थी जिसने ये किया। असगर वजाहत साहब उन दिनों यूरोप में कहीं थे, तो उनके असिस्टेंट, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी पता नहीं, सुख सरदार जी थे, वो आए थे उसमें। ओके। बहुत सारे नाटक किए सर। दून रंग शिविर हुआ, हाँ मैं ये भी बता दूं, दून रंग शिविर हम लोग उसमें देहरादून की 4-5 संस्थाएं जो मेन थी वो, और दिल्ली से एनएसडी के दिनेश खन्ना आए थे। अच्छा। दिनेश खन्ना की देखरेख में 3 नाटक हुए थे, उसमें से 2 में मैं था। और मैंने वो डॉक्टर वीजी शर्मा थे, शर्मा, तमिलनाडु तमिलियन थे, डॉक्टर वीजी शर्मा थे या खैर वो क्राफ्ट्स वाले, उनके साथ भी मिलके मैंने काम किया। तो इस तरह से सब मैंने काफी काम किया है देहरादून में, कई नाटकों में किया। तो खैर ये बड़ा मजेदार है कि आपकी एक लखनऊ ट्रिप ने आपको स्टेज से जोड़ दिया। ये मतलब हुआ कि आपने एक वहां नाटक देखा और आप उससे इतने मुतासिर हुए कि आप एक दिशा ही बदल गई। बहुत ही एक अच्छा काम। और ये नाटक भी बहुत फेमस है जो आप जिसका नाम आपने लिया, असगर वजाहत साहब का, बहुत फेमस नाटक है। जी। ये है। एक बात कहना चाहूंगा सर, ये नाटक तो बाद में हमने किया, मैं 12वीं जब मैंने किया था उसके बाद ही कलामंच से जुड़ गए थे हम, क्योंकि हमारे गुरु थे अजय चक्रवर्ती जी, अजय चक्रवर्ती सर। स्कूल में हमारे टीचर थे वो, और बहुत अच्छे वो जो थे निर्देशक थे, रंगकर्मी बड़े जाने वाले और निर्देशक, वो कलामंच के सदस्य थे। तो अजय चक्रवर्ती सर ने, हम शायद 11वीं में थे, हाँ 12वीं में तो हम बोर्ड का एग्जाम होता है तो इसलिए 11वीं में हम थे, तब उन्होंने जो एनुअल फंक्शन में हमारा एक नाटक करवाया था, चिराग जल उठा।
अच्छा अच्छा। ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक है, टीपू सुल्तान की कहानी वो जो अभी है, और उसमें उनका चचेरा भाई है अनवर, वो धोखा देता है, अंग्रेजों से मिल जाएगा, बड़ा हिट नाटक है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें फिर मैंने अनवर का किया था रोल, तो लेकिन वो इतना अच्छा रहा वो नाटक की चक्रवर्ती सर कलामंच में ले गए हम लोगों को। उसमें 5-7 कलाकार, हम स्कूल वाले थे उस अच्छा। नाटक में। तो शुरुआत मैंने 79 में, साल 79 में मैंने 12वीं किया था, और उसी 12वीं के बाद ही हम लोगों ने ये नाटक किया। तो आप समझिए कि 79 में हमने ज्वाइन कर लिया था कलामंच, इसी नाटक से जो स्कूल में कराया था। उसके बाद कई नाटक किए सर, लेकिन ये जो है, ये वाला जिस लाहौर ने देखा है, ये फिर सन 91 की बात है, जब मैं लखनऊ गया था। उस दौरान मैंने कई सारे नाटक किए, कईयों में काम किया। तो अबू हसन हो गया, तो नाम भी याद नहीं आते हैं सर। चलिए सर, कोई बात नहीं। तो इसी नाटक के नाम पे, और ये जो खूबसूरत आपकी जिंदगी में एक फेज आया, इसके नाम पे हम रुक के एक हबीब तनवर साहब, असगर वजाहत साहब के नाम पे एक गाना सुन लेते हैं, और एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं, फिर आगे अपनी बातचीत जारी रखते हैं। जी जी जी, जरूर जरूर। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। पर्दा उठते ही, पर्दा गिरते ही, सबको सलाम करते हैं। हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। पर्दा उठते ही, पर्दा गिरते ही, सबको सलाम करते हैं। हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। खेल में कभी बजती हैं तालियां, और कभी लोग देते हैं गालियां। खेल में कभी बजती हैं तालियां, और कभी लोग देते हैं गालियां। बुरे बनते हैं, भले बनते हैं, अपना नाम बदनाम करते हैं। हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। एक रंगमंच ये संसार है, छोटा बड़ा हर एक कलाकार है। एक रंगमंच ये संसार है, छोटा बड़ा हर एक कलाकार है। जिंदगानी का, इस कहानी का तमाशा सुबह शाम करते हैं। हम नाटक में काम करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं।
हाँ शर्मा जी, वेलकम बैक। आपकी थोड़ा हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। आपकी कहानियां पत्रिकाओं में भी छपी, आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई। तो अब जब ये कहानियां आप खासतौर से रेडियो के लिए लिखते हैं, तो इसमें आप क्या अलग किस तरह से ट्राई करते हैं? उसके लिखने का जो शिल्प है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्टोरी राइटिंग? कुछ उसके बारे में बताइए। नहीं सर, रेडियो के लिए नहीं लिखी मैंने। अच्छा। ये नॉर्मल जो कहानी है वही है ये। अच्छा। और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं लिख सकता हूँ। ओके। लिखता था किसके लिए? जो हमारे बैंक में जो वो हिंदी दिवस हाँ, सितंबर में, हाँ, उस हिंदी सप्ताह, उसमें कहानी लेखन प्रतियोगिता होती थी। हाँ, होती। तो यहाँ आके ही शुरू किया था मैंने। हम्म। देहरादून में रहते हुए 2 कहानियां लिखी थी। अच्छा। और लेकिन वो ऐसी थी, मतलब ठीक है। यहाँ पे मैंने उन्हीं में से एक कहानी मैंने बैंक में भेज दी। अच्छा। ये जो अपना हिंदी दिवस का जो था कहानी प्रतियोगिता, हाँ जी। उसे पहला इनाम मिल गया। ओके। और वो कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं थी कि सर हिंदी भाषियों में मैं अकेला था हिंदी भाषी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर रंगकर्म से जुड़ा हुआ वो सब। ये छपी धीरेन्द्र अस्थाना जी हैं दरअसल लेखक बनाने वाले मुझे। धीरेन्द्र अस्थाना जी एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छा। वो साहित्यकार हैं। हाँ, और उनकी कहानी है तो वो जापान कौन सी यूनिवर्सिटी है उसमें भी लगी ओके। और सारा समय, या हाँ, जब मैं आया था तो वो देहरादून से ही थे धीरेन्द्र अस्थाना जी, लेकिन बहुत सीनियर थे हमसे। तो मैं उनके नाम एक चिट्ठी लेके आया था। अवधेश कुमार जी एक बहुत जाने माने रंगकर्मी, और चौथा सप्तक उनकी जो है कविताओं की पुस्तक भी आई थी। अवधेश जी ने वो चिट्ठी दी थी धीरेन्द्र जी के नाम। तो मैं यहाँ आया, धीरेन्द्र जी से मिला। वो उन दिनों जनसत्ता जो अखबार था उसकी जो रविवारी है पत्रिका, ओके। सबरंग। हाँ, सबरंग जी। हाँ, तो उसी साल में मैंने अपनी कहानी यहाँ, क्योंकि मैं आया ही था, सन 95 की बात है, और आया मई में था, मैं उनसे मिला था। तो धीरेन्द्र जी ने कहा कि हाँ मिलते रहना, वो जैसे शुरू शुरू में होता है कि हाँ भी मिलते रहना। हाँ। अब उसके बाद फिर संपर्क में रहे हम लोग। और फिर जब सितंबर में जब इससे पहला पुरस्कार मिला, तो मैंने धीरेन्द्र जी को बताया, कहने लगे मुझे देना वो कहानी। उन्हें बड़ी पसंद आई। अच्छा। उस मोड़ पर हाँ, उन्होंने वो अपनी सबरंग में छाप दी। ओके, ओके। अच्छा, उसे काफी पसंद किया गया। फिर उसके बाद 3 साल लगातार, मतलब ये 95, 96, 97 या शायद बीच में एक आध गैप आ गया होगा, जो भी मुझे 3 मेरी कहानियां बैंक में मैंने जब लिखी, तो उसमें उन्हें तीनों बार पुरस्कार मिला। तो वो तीनों कहानियां धीरेन्द्र जी छापते रहे। उसके बाद जनसत्ता बंद हुआ तो ये दिल्ली चले गए थे। जनसत्ता बंद हुआ तो दिल्ली चले गए। दिल्ली में इन्होंने जागरण सखी एक पत्रिका आती है, उसके लिए मुझसे लिखवाना शुरू किया। मैंने इंटरव्यूज किए यहाँ काफी लोगों के। और जागरण की उदय उसकी रविवारी है या शायद मासिक पत्रिका थी उदय, उसमें मेरी एक कहानी उन्होंने तब छापी। तो सर मैं अपने आप को कहानीकार इसलिए नहीं कहता कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस मुझे लिखने के लिए लिखना है। मेरी कुल जमा 8 कहानियां हैं अभी। ओके। और इससे पहले वाली नहीं होगी तो कम से कम 6-7 साल हो गए। हाँ, कोरोना के टाइम पे उस समय मैंने लिखी थी वो। और एक कहानी वो भी तो है, वो लाल गाउन वाली स्त्री। वही। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। ये नाम बड़ा जोरदार है, लाल गाउन वाली स्त्री। इसमें इसके पीछे क्या सोच है आपकी? हाँ, वो मैं बताता हूँ। और ये छपी भी सर आपके जयपुर से ही आती है, माही संदेश। अच्छा। पत्रिका एक, हाँ। उसमें छपी थी ये। ओके। क्योंकि मैं माही संदेश के लिए फिल्मों पे लिखता रहा काफी टाइम तक, काफी समय लिखा। खैर, ये ऐसा कुछ नहीं है सर, बस ख्याल आ गया। हमारी बिल्डिंग है, इसके बगल वाली जो बिल्डिंग है, हाँ, इनके बीच में एक खाली पैच पड़ा हुआ है जमीन का। अब उसमें झाड़ झंकाड़ उग जाता है, या कभी वो लोग आके वो सारा कूड़ा करकट, कहीं किसी के घर में रेनोवेशन हुआ या कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुई, वो मलबा वो इस तरह से डालते रहते हैं। और फिर बीच बीच में इसमें कब्जे की कोशिशें भी होती रही। ओके। उसका हमें ये नहीं पता कि ये हमारी है या बगल वालों की है जी। पर हम इसको
किस पे कब्जा नहीं होने दिया, बगल वालों ने भी और हमने भी, हमारी जो 2 बिल्डिंग्स के बीच में ये है, तो ये अभी खाली पड़ी है। एनीवे, इसमें सर पेड़ था एक, ओके। काफी सारे पेड़ हैं, लेकिन मेरी खिड़की से ठीक सामने एक पेड़ दिखता था और उसके ऊपर एक लाल रंग का, एक दिन देखा एक लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ है। ओके, अच्छा। मैं देखता था, मुझे लगता था कि ये हो सकता है वो यही हुआ होगा कि कहीं से उड़ के आ गया, लोगों ने फैलाया होगा अपने, जैसे धो के कपड़े फैलाए, वो हवा में उड़ा होगा और यहाँ आके लटक गया उसके ऊपर। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मुझसे कहानी लिखवाने के लिए ही जो है वो आके कहीं से टंगा होगा वो कपड़ा। ये कहानी सर, क्योंकि कोरोना शुरू हुआ तो ये है तो थोड़ा सा शुरुआत तो इसकी है वो हॉरर कह लें या उस तरीके से थ्रिलर कह लें, लेकिन आखिर में वो व्यंग्य कथा निकलती है। आप कहें अगर तो संक्षेप में सुना दूं, नहीं तो वो हाँ नहीं, मैं समझ में आ गया, लेकिन मेरे इस बात की दाद देता हूँ आपकी कि आपने आउट ऑफ एक छोटे सी एक सीन को एक कहानी में बदल दिया और उसका नाम भी इतना अच्छा रख दिया कि वो लाल गाउन वाली स्त्री, जिसको लोगों को चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और मेरी खिड़की के ठीक सामने इसी ऊंचाई पे वो टंगा हुआ था। ओके। मेरे यहाँ से कम से कम वो 20 मीटर होगा। ओके, ठीक है सर, वो पेड़। अच्छा। अचानक ही विचार आया, कोरोना था, खुराफात, काम धंधे कुछ थे नहीं, हालांकि मैं तो अपने वीडियोस बना रहा था। उसे मैं जब भी देखता था तो मुझे बड़ा, ये कहते हैं कि हमारा जो मीरा रोड का इलाका है ये बड़ा दलदली हुआ ही करता था, दलदली था ये कई सालों पहले। अब तो सर ये इसने मात दे दी बांद्रा, और ये मेट्रो भी आ गई हमारे यहाँ बगल में ही बिल्कुल हमारे। तो वो जो मीरा रोड का इलाका, ये कहते थे कि यहाँ सारी खाड़ी थी और ये सब, और वहां उन दिनों जिन्हें तड़ी पार कहते हैं, जिन्हें जो अपराधी जिन्हें वो तड़ी पार किया जाता है, वो सारे मीरा रोड पे आके पनाह लेते थे। यहाँ दूर दूर कुछ गांव थे 4-5। तो कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ कत्ल कर दिए गए और इस दलदली जमीन में फेंक दिया गया उन्हें। अब सर इतना ही काफी। अच्छा हाँ, मेरा जो प्रॉपर जॉनर, जो जैसे बात है जॉनर, या मेरा जो असली इंटरेस्ट है, जिसमें रुचि मेरी है सर, वो है हॉरर, थ्रिलर। अच्छा, ठीक है ना। और मतलब वो वाली एंटिटीज जो दुनियावी नहीं है, वो मेरा है, मुझे वो अंदर से कुछ है, मुझे पुराने महल ये सब मुझे बहुत अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पैरानॉर्मल, हाँ मैं समझ गया, पैरानॉर्मल जिसको कहते हैं ये एक्टिविटीज। तो फिर हंसी मजाक में ये भी होती थी कि ये इस पे यहाँ पे जो है भूत प्रेत भी बहुत हैं, ये सारी चीजें जब हम आए थे शुरू में हंसी मजाक में बात होती थी। तब मुझे वो ख्याल आया, तब मैंने ये कहानी लिखी थी कि कोरोना ने लोगों को कैसे, किस तरह से एक से एक स्ट्रांग लोगों को कोरोना अपने साथ ले गया। तब ये कहानी थी। अचानक दिमाग में आया, मैंने कहा वो आधी रात को आवाज आती है औरत की, किसी की आई कि सर साहब जी, और खिड़की खोल के देखी तो हवा में तैर रही है वो। मैंने कहा ये कौन? हाँ हवा में, मतलब मैं तो, हाँ व्यंग्य जरूर था कि मैंने देखा श्रीमती जी तो सो रही हैं, घोड़े बेचू नींद, और ये इस तरीके से कुछ है। फिर से आवाज आई, जब मैंने देखा तब दिमाग में आया, भाई मैं तो सेकंड फ्लोर पे हूँ, ये कौन है 12-15 फुटी चिमनी देवी? इस तरीके की है व्यंग्य उसमें, हास्य व्यंग्य। तो ये होता है सर। तो वो खैर ये जो प्रेतात्मा है, जिसे कि इसके बारे में लोगों को कभी कभी दिखती भी थी, वो अचानक वो मेरे पास आती है उस दिन कि देखो जी ऐसा है, तुम तो उल्लू की तरह रात भर जागते हो। मैं औरों को तो डिस्टर्ब कर नहीं सकती, लेकिन ये है कि मुझे 70-80 साल पहले मैं यहाँ आई थी रहने, सब जंगल झाड़ झंकार थी, ये करके वो बताती है। और उसके बाद कहती है कि मैं इसलिए आई कि आप सब लोगों को बता देना, मैं दिखती भी रहती थी और मुझे आप सबसे मोह भी हो गया इतना टाइम से, लेकिन मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। तो मैं कहता हूँ भाई जा रही हूँ, मतलब कि देखो किसी ने मेरे लिए, मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल रही है और मैं जा रही हूँ, और सबको बता देना मेरी तरफ से जो है। अच्छा। और ये कह के उसे हल्की सी खांसी उठती है, सूखी खांसी। ओके। फिर थोड़ा सा धसका उसका और तेज होता है, और फिर वो कहती है जिनपिंग जिंदाबाद, और कह के वो हवा में गायब हो जाती है। इस तरीके की कहानी है सर। और वो हाँ, एक चीज और मैं बताऊं सर, हाँ वो ये व्यंग्य था कि कोरोना ने प्रेतात्माओं तक को मुक्ति दे दी। ये था ओके, ये वो मतलब है जिनपिंग।
ओके, ये जिनपिंग punchline किया। जिंदाबाद। हाँ, चीन से शुरू हुआ था कोरोना, कहते चीज हैं। मैं समझ गया, मतलब ये पंचलाइन थी आपकी। वाह, हाँ तो जी। ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ रुक के हम एक या तो 20 साल बाद का गाना सुन लेते हैं या वैकुंठी का गाना सुन लेते हैं। आपकी कहानी की स्टोरी भी कुछ कुछ वैसी है, तो एक जी जी। है ना? अच्छा, बिल्कुल एक बात और बिल्कुल। बताना चाहूंगा सर, एक बार और। जी जी। आप मतलब देखिए, अब ये बोलने का वो फ्लो है, वो तो आपके हाथ में कैंची, वो आप अपने हाँ, हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जब ये कहानी मेरी छपी माही संदेश में, और सर उसके मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर वो पेड़ गिरा। ओके। वो पेड़ गिरा, वो जड़ से उखड़ गया और वो अरे, झाड़ झंकाड़ में खो गई। हाँ, ये वाला पेड़ बिल्कुल ओह, है ही तो ये नहीं संयोग है। है, कोइंसिडेंस है या कुछ पैरानॉर्मल ताकत है? पता नहीं सर, लेकिन वाह। नहीं, वो पैरानॉर्मल हो सकता है। लेकिन ये है कि अगले दिन सुबह जब मैं सो के जब उठा, मुझे हाँ। फिर गहरी नींद आ गई। सुबह उठा तो मैंने देखा कि वो लाल रंग का गाउन टंगा हुआ था पेड़ पे। वो गायब है। उस कहानी की बात कर रहा हूँ, वैसे हाँ तो वो हाँ टंगा हाँ हुआ ही था, कहानी की हाँ। बात कर रहा हूँ। जी। तो ये सारी चीजें हैं, तो सर हो सकता है कि कुछ हो इससे। लेकिन ये छप के आई, और छपने के 15-20 दिन के अंदर वो पेड़ गिरा, और वो ऐसा झाड़ झंखाड़ में खोया नीचे कि वो लाल कपड़ा कहाँ चला गया, क्या है, कुछ नहीं। अब कौन जाके देखे हाँ, सही बात। इतने गंदगी में, झाड़ झंखाड़ में, उसमें पता नहीं सांप बिच्छू क्या क्या होंगे। एनीवे, चलिए, तो फिर रुक के यहाँ अपन गाना सुन लेते हैं शर्मा जी, और इसी किसी जॉनर का गाना सुन लेते हैं जो आपने तो एक पूरी स्टोरी सी सुना दी हमारे को, और मजा आ गया, क्योंकि इसके पीछे जो जी अब हमें भी कोई अगर ऐसा लाल कपड़ा कहीं दिखेगा तो हमारे दिमाग में भी यही कहानी रहेगी, लाल गाउन वाली। लाल गाउन, वो लाल गाउन वाली स्त्री। वो लाल गाउन वाली स्त्री। ये मेरे कहानी संग्रह अभी छप के आया है, उसमें मेरी 8 कहानियां, उनका मैंने अच्छा। शीर्षक, इस कहानी को जो है इसी का मैंने उससे भी शीर्षक दिया हुआ है। चलिए, जी सर। तो अब अपन एक गाना सुन लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल।
देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दुश्मन है हजारों यहाँ जान के, जरा मिलना नजर पहचान के। दुश्मन है हजारों यहाँ जान के, जरा मिलना नजर पहचान के। कई रूप में है कातिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। हाँ शर्मा जी, वेलकम बैक। तो आपने जी, धन्यवाद। अब कहानी लेखन का जो फेज था उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने टीवी धारावाहिकों और फिल्मों के लिए भी संवाद लिखे हैं। तो जी। अब कुछ ये बताइए, जब आप संवाद लिखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा संवाद क्या होता है, जो याद रह जाए या किरदार में घुल जाए, किस तरह से? क्योंकि आपको पता है दीवार के डायलॉग हैं, इफ्तिखार के डायलॉग हैं, ये बहुत लोग इनको रिपीट करते हैं, शोले के डायलॉग हैं। तो किस तरह से, हाउ डू यू व्यू इट, कैसे आपका ख्याल है इसके बारे देखिए, मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले तो सहज होना चाहिए में? ओके। किसी भी संवाद को। हम्म। फ्लॉरी हर किसी किरदार के ऊपर फ्लॉरी संवाद नहीं चलते, है ना। भारी भरकम संवाद हर किसी किरदार पे नहीं फिट होते। वो किरदार के हिसाब से, उस चरित्र के हिसाब से संवाद होते हैं। जी। सहजता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज सर ये है कि अगर कोई अभिनेता हाँ। संवाद लेखक बनता है या संवाद लिखता है तो अच्छा। वो सबसे अच्छा लिख सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ओके। संवाद बोलने में, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं उसे पढ़ता हूँ, बुदबुदाता हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने रंगमंच किया तो मुझे मालूम है कि जबान नहीं अटकनी चाहिए। सहजता के साथ संवाद, मेरी नजर में सबसे अच्छा संवाद वो है जो सहजता के साथ आपका शुरू से आखिर तक जबान से बाहर आए। अगर वो फ्लॉरी है, समझे ना आप, फ्लॉरी जो जैसे मेरे पास ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ऑर्नामेंटल जो कहेंगे वो सजा हुआ। बहुत हाँ। गहरी बात कह रहे हैं आप, बहुत गहरी बात हाँ कह जी। रहे हैं। और जितने भी डायलॉग बहुत फेमस हुए हैं, चाहे हाँ जी। मोगाम्बो खुश हुआ या कोई भी, वो बहुत ही सिंपल से डायलॉग थे, एक या दो चीज थी जो फेमस हो गई अचानक। बिल्कुल मैं समझ जी। अगर वो ऑर्नामेंटल है, तो भी उसमें बोलने में सहजता होनी चाहिए। बोलने में सहजता है, बिल्कुल सही बात। बोलने में सहज हो। और वो एक्टर की एबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है, वो किस तरह निकालता है। जी। तो अब ये फिल्म सिकंदर के संवादों का आपने अंग्रेजी से हिंदी उर्दू में रूपांतरण किया है, ट्रांसलेशन किया है। तो हाँ जी। क्या कभी लगा कि जो भाव है वो भाषा से आगे निकल जाता है? ये किस तरह से आप करते हैं ट्रांसलेशन वगैरह? क्योंकि इसकी जो वो है अंदर की जो फीलिंग्स है वो भी तो आनी चाहिए ट्रांसलेशन के अंदर। आप क्या, किस तरह से आपने किया था इस सिकंदर वाली बात? सर ये फिल्म जो थी शायद 2007 या 8 में, ये प्रोड्यूसर इसके सुधीर मिश्रा जी थे और अच्छा, पीयूष झा ने ये डायरेक्ट, हाँ जी, पीयूष झा ने ये डायरेक्ट की थी, स्क्रिप्ट भी उन्हीं की थी। अच्छा। अब ये थी अंग्रेजी में, अच्छा। कश्मीर के बैकड्रॉप पे थी, ओके। जिसमें वो आतंकवाद भी है, इसमें वो दो बच्चे थे, एक परजान दस्तूर और एक वो आयशा कपूर,
अच्छा। ब्लैक थी ना शायद फिल्म, जिसमें वो रानी मुखर्जी के बचपन का रोल किया था उसने। ओके ओके, हाँ ब्लैक जो थी ना, हाँ, अमिताभ वाली, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हम्म ये दो बच्चे उसमें, तब तक थोड़े बड़े हो गए थे हम्म, ये, और फुटबॉल भी थी इसमें, इस कहानी ओके में। तो सर ओके। अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी में उसके लिए जरूरी है कि वो अंग्रेजी सिर्फ इस काम आती है, हमारे मेरे मेरे जो इस काम आई कि मुझे वो किरदार को समझना है, ओके। उस किरदार को समझना। वो भाषा जो है वो ठीक है, वो अंग्रेजी में वो चीज आप अगर हिंदुस्तान में बना रहे हैं, वो हाँ हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हैं, अब वो मजबूरी है आपकी कि आप हिंदी में नहीं लिख सकते, आप अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, हाँ। धनुष झा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो आजकल ज्यादातर ये यहाँ का फैशन है कि अंग्रेजी में और रोमन में ही चीजें चलती हैं। तो आपके मैं तो हाँ जी, तो वो मैंने वो अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी में थी। तो सर वो सिर्फ मेरे इस काम आई कि मुझे किरदार को, मुझे उन चरित्रों को समझने में मदद मिली। जी। अब फिर उसमें कौन से चरित्र कश्मीर के हैं, ठीक है ना, और कौन बाहर से गए हुए हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा फर्क कश्मीर में। हालांकि कश्मीर में वो उर्दू वाला वैसा मामला नहीं है जो बाकी जगहों पे, उनकी तो एक कश्मीरी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी अलग दिखाने के लिए दोनों को वो फर्क था कि उनके लिए उर्दू और बाकी जो नॉन कश्मीरी कैरेक्टर्स उसमें थे उनके लिए हिंदी। तो ये मैंने किया था, ये था सर। ये अभी लोग थोड़ा सा, आप तो खैर जानते ही होंगे, पर आम लोगों को समझ में नहीं आता है इस चीज का। उन्हें लगता है ये ट्रांसलेशन है, ओके। अंग्रेजी से नहीं, इसको ट्रांसक्रिप्शन, इसको रूपांतरण कहते हैं, अनुवाद नहीं, रूपांतरण। कि आपने उसका निचोड़, आपने कोई भी एक डायलॉग है, उसका निचोड़ आपने अपने दिमाग में बैठाया और उस चरित्र के हिसाब से आपने उसको अपने शब्दों में, उर्दू में या हिंदी में लिख दिया। मैं समझ, उस हिसाब से आपने लिख दिया। मतलब तो उसके जो भाव है, जो सेंस है, वो मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, उसके भाव भी आपने, मैं समझ गया सारी बात। बहुत मजेदार बात बताई आप। तो और इसलिए भाव जी, जैसे आप कह रहे हैं भाव भाषा से नहीं, मुझे लगता है कि भाषा के साथ साथ भाव, जब तक भाव नहीं होगा भाषा का कोई मतलब ही नहीं है सर। ओके ओके, है ना, मतलब आप भाषा है ही तब जब उसमें भाव भी हो। वो भाव कैसे आएंगे? जो मेरे जैसा ट्रांसलेटर ही कहूँ अभी, ट्रांसक्रिप्टर, तो वो जब मैं समझूंगा उसे, फिर वो मैं अपने दिमाग में बैठाऊंगा, तब उस हिसाब से भाव आएंगे। तो ये है सर, दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। बहुत बढ़िया बात है। भाषा कंप्लीट ही जब होगी जब उसके अंदर भाव होगा। जी जी, ये बात बहुत बढ़िया है, मजेदार है। अच्छा, थोड़ा सा फिर हम रुख करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ। आपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी लिखी हैं, विविध भारती, बिग एफएम, डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल। इतने अलग अलग माध्यमों में काम करते हुए आपने खुद को कैसे डाला? क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल है इनमें डिलीवरी का। इनके लिए आप किस तरह से काम करते रहे हो? तो सर लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? शब्दों का भंडार आपके पास कहाँ से आएगा? और वो फिर ऐसा नहीं है कि वो आपका जो है वो सोच या विजन आपका जो भी है वो उसी हिसाब से बदलता रहेगा कि फलां डॉक्यूमेंट्री किस जॉनर की है या किस, इसका विषय क्या है। विषय के हिसाब से आप उतना दिल दिमाग आपका खुल जाएगा कि आप तुरंत उस हिसाब से अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी लेखनी को ढाल देंगे। अभी जैसे डिस्कवरी के लिए जो मैंने किया, बहुत सारे कार्यक्रम लिखे हैं डिस्कवरी और टीएलसी दोनों के लिए। बहुत सुने भी होंगे लोगों ने, देखे भी होंगे। वो अंग्रेजी से हिंदी मैंने किया, आई शुडंट बी अलाइव, आम अलाइव, आई शुडंट बी अलाइव, गोल्ड रश अलास्का, ये अंग्रेजी के कार्यक्रम थे, उसके बड़े जाने माने कार्यक्रम थे, वो हिंदी में मैंने किए बहुत सारे। टीएलसी पे ऐसे हनीमून एडवेंचर्स, या वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो जगह जगह जो चीज बनता है कई कंट्रीज में, उस पे बनाया। एक योगा पे बनाया, लिखा। डिस्कवरी के लिए दो बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत इस तरह के दो कार्यक्रम मेरे पास आए थे, जिनमें से एक तो था ये जो ट्विन टावर गिरा था अमेरिका में। अच्छा। वो जब 10 साल पूरे हुए, शायद 2001 में गिरा था, 2011 की बात है जब पूरे हुए, तो स्टीवन स्पिलबर्ग ने एक घंटे के 6 एपिसोड्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई।
अच्छा। उसका नाम था ग्राउंड जीरो, हाँ। क्या था, द रीबिल्डिंग ऑफ करके कुछ था। ग्राउंड जीरो हाँ। मतलब वहां पे आज क्या है, हाँ, बिल्कुल। कैसे बना, हम्म, वो मैंने हिंदी में किए थे। वो 6 ओके। एपिसोड्स का जो कार्यक्रम था वो मैंने किया था हिंदी में। ओके। एक और आया था जो मैंने कह दिया था उन्हें कि जी इससे दूसरा वाला जो एपिसोड है, एक एपिसोड आपका आ गया लेकिन यहाँ ये टेलीकास्ट नहीं हो सकता। हम्म, वो इस्लाम को लेके था। ओके। तो उसमें बहुत संभल के चलना पड़ा मुझे, पहले ही एपिसोड बहुत संभल के, क्योंकि वो अंग्रेजी में तो बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल तलवार लेके ही निकले हुए हैं वो अंग्रेज जो स्क्रिप्ट हम्म, लिखने के लिए। हम्म, अब सर यहाँ नहीं हो सकता ना, यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर मत के लोग हैं, भाई किसी को हम्म, ठेस तो नहीं पहुंचनी चाहिए। सही बात तो है। इसलिए वो मैंने उनको करके दिया था, वो उर्दू में ही था ज्यादा। लेकिन हम्म, मैंने कह दिया था एजेंसी को कि ये दोबारा ये टेलीकास्ट होने वाला ही नहीं है। और वाकई उस एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आया ही नहीं मेरे पास, वो टेलीकास्ट भी नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये तो देखिए नॉन फिल्मी हो गया। हम्म। अभी डिस्कवरी नहीं, सॉरी, ये आपका अ, इसके लिए एक 92.7 बिग एफएम, और हाँ, उसका देखिए। कार्यक्रम, हाँ जी, उसका कार्यक्रम जो मैंने लिखा, मैंने रिसर्च वगैरह सब मेरी थी उसमें। हम्म, स्क्रिप्ट ये थी वो सुहाना सफर विद अनु कपूर। ओके। अच्छा, सुहाना ये सफर अनु को, वो तो बड़ा फेमस था। उसमें भी हाँ, ये आपकी स्क्रिप्ट थी। ओके, ओके। जी हाँ, जी हाँ, मैंने स्क्रिप्टिंग की उसकी। और ऐसे ही एक शुरू हुआ था बाद में, द 90 शो विद अनु मलिक, अच्छा, अच्छा। वो भी मेरी थी। ओके। और उसके जो जो प्रोड्यूसर थे, हम्म, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हम्म, वो जयपुर की है, नितिन गोस्वामी। अच्छा। आप लोग शायद जानते भी होंगे नितिन गोस्वामी, हाँ, दोस्त है मेरे, पढ़ो नितिन। ये रहते हैं नितिन। हाँ। तो वो, लेकिन ये जो अनु मलिक वाला था, हम्म। वो फिर सर वो 9 महीने चला वो, और अचानक वो मी टू वाला जो एक आंदोलन शुरू हुआ, हाँ, 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 तो हाँ। उसमें वो प्रोग्राम भी, वो कार्यक्रम भी बंद कर दिया था, क्योंकि अच्छा। अनु मलिक साहब का हाँ, के उस नाम पर की भी भी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी हो गई थी। राइट, राइट। जी, तो ये था। तो ये तो सिनेमा से जुड़े हुए। हाँ, ये जरूर है कि द 90 शो विद अनु मलिक जो है वो मेरे जो प्रॉपर जो जॉनर होता है कि मैं किस जॉनर का, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला हूँ। हम्म, हम्म, लेकिन ये मुझे नितिन ने कहा कि रिसर्च है भाई आप कर रहे हो, तो किया मैंने, और जरूरत भी थी, काम काम चलता रहे वाली बात थी। तो अन्नू मलिक वाला जो है वो मेरा जॉनर था नहीं, क्योंकि वो अच्छा। नई फिल्में थी मेरे लिए। तो फिर भी हम्म, वो मैंने किया, और मुझे इसलिए भी आनंद आया क्योंकि मैं अन्नू मलिक के पिताजी सरदार मलिक साहब का इंटरव्यू कर चुका था। हम्म, और मुझे अन्नू मलिक का जो जो धुनें हैं, जो गीत, जो मैंने कभी सीरियस गंभीरता से लिए ही नहीं। मैंने 70 के बाद के जो जो संगीत है, मुझे लगता था ये सारे नए हैं। सिर्फ उनके सुनता था जो पहले से चले आ रहे हैं, शंकर जयकिशन, ओपन ईयर तो मेरे फेवरेट, हाँ, वो जरूर मैं आप। कलेक्शन मेरे रिकॉर्ड्स। हाँ जी। हाँ, हाँ, लेकिन जब मैंने म्यूट हो जाता है। अन्नू मलिक के जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की और उनके गाने सुनने शुरू किए, मुझे लगा वाकई जबरदस्त। भले ही वो हाँ। आधुनिक वो गीत संगीत उस तरह का हो कि, लेकिन मिठास इतनी जबरदस्त। हम्म, वो थोड़ी सी मेरे जो पूर्वाग्रह थे वो भी ढह गए इस मामले में कि नहीं भाई, मैं, खैर, ये था। आ, चलिए। एक शो जो आप कह रहे थे विविध भारती के, वैसे तो मैंने और भी लिखे, लेकिन विविध हम्म, भारती का जो सबसे ज्यादा जो प्रेस्टिजियस है वो है, सन 57 में विविध भारती की स्थापना हुई थी, 2007 में 50 साल पूरे हुए। और ओके। उसमें मैंने 3 घंटे का वो शो, उसकी रिसर्च, उसके स्क्रिप्ट, ये सब लिखा था। वो था आ, विविध भारती, इसका सफर विविध भारती करके कुछ था, वो 3 घंटे का हाँ। शो। अरे वाह। तो वो है अच्छा। सर। जी जी जी। तो चलिए, विविध भारती के नाम पे और जो उनकी मधुर संगीत विविध भारती से प्रसारित होता है, हम रुक जाते हैं, एक गाना लेते हैं, फिर मैं अब आपसे पूछने वाला हूं, आपका जो सबसे प्राइम ऑक्यूपेशन या प्राइम फीचर है, उसके बारे में बात करने चाहता हूं मैं, बीते हुए दिन के बारे में। तो हम बस थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बीते हुए दिन के बारे में बात करते हैं। जी जी जी, जरूर। कुछ अजीब थी,
शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। हाँ, वेलकम बैक शर्मा जी। अब चलिए हम बात करते हैं बीते हुए दिन के बारे में। और आपका ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, बीते हुए दिन की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये शौक था या जिम्मेदारी थी? ये बताइए, किस तरह से प्लान करते हैं आप? कुछ इसके बारे में बताइए। इसमें तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आप बताइए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसके बारे में। देखिए, पुरानी फिल्मों का जो पैशन है मेरा, वो बचपन से ही था। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे। जब बहुत छोटा था घर में वो बजता था,
एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था जिसमें श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का वो कार्यक्रम आता था, वो बड़े ध्यान से सुनता था मैं। रात को विविध भारती के जो पुराने पुराने गाने, फिर वो डायरी में नोट करना, ये सब सर शुरू से ही शुरुआत हो गई थी जब से होश संभाला उस तरफ का जो। फिर ऐसे ही अचानक कुछ ऐसा हुआ, मुझे एक खास तरह का संगीत बहुत अच्छा लगता था। उस समय मुझे नहीं मालूम कौन संगीतकार, कौन गीतकार, क्या कुछ नहीं, लेकिन मुझे बताया कि ये जो गाने हैं ये ओपन ईयर के हैं। ओके ओके। और ये तब हुआ कि 1969-70 की बात है। हम एक शादी में देहरादून में कहीं थे और ये बाहर बच्चे खेल रहे थे और कहीं किसी घर में वो अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। हाँ संबंध का गाना। हाँ। तो गाने ने ऐसा जादू किया मेरा, मैं तो सुनता रह गया। वो खेल रहे थे सब, मैं वहां खड़ा होकर सुनता रहा। अच्छा, उस जमाने में कुछ ऐसा भी नहीं था, आज तो सब कुछ है आपके पास, इंटरनेट भी है, सारी चीजें। उस थे भी छोटे, बहुत छोटे। मेरी उम्र कितनी रही होगी इस समय? 9-10 साल। ओके। तो वहां से तो ये एक तो नैयर साहब के प्रति दीवानगी वहां से शुरू हुई मेरी, तो ये पैशन। फिर सर वो प्रिया मैगजीन और कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी, मैं उसको रखता था अपने कलेक्शन में, या जो फिल्मोग्राफीज आती थी वो फाड़ फाड़ के अपने कलेक्शन में वो बनाता था। फिल्म आती थी और भी 2-3 फिल्मी मैगजीन्स आती थी, मुझे याद है। हाँ जी, अभी तो नाम भी भूल रहा हूँ मैं। उनमें जो फिल्मोग्राफी आती थी, और वहीं पे एक नाम मुझे बड़ा जो हरीश रघुवंशी, हाँ, संकलन करता हरीश रघुवंशी। ओके ओके। हरीश सर जो हैं बाद में वो हमारे पैट्रन बने। ओके ओके। जब मैं मुंबई आ गया, हाँ, तो मेरा ये शुरू ऐसे हुआ कि सन 2000 दिसंबर में मैंने बैंक छोड़ा। तो 2001 में 2 में जो है, फिर मैं थोड़ा बहुत करने भी लगा। हालांकि पहले भी मैंने कुछ किए थे रोल्स ऐसे, लेकिन उसके बाद फिर मैं टीवी सीरियल्स कुछ किए, मैंने करता रहा। लेकिन मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि ये तो जिंदगी कुछ भी नहीं है कि आप रोज धक्के खाते रहो, ठीक ना। और दूसरा क्या है कि ये टीवी या सिनेमा ये अभिनेता का माध्यम नहीं है, वो रंगमंच ही है। लेकिन अब एक और मुसीबत थी कि भाई मेरे साथ तो पत्नी और बच्चे भी थे। तो लेकिन इस बीच धीरेन्द्र जी ने ही 2003 में सारा समय शुरू हुआ। धीरेन्द्र जी दिल्ली में थे, मैंने बताया ना, वो जागरण धीरेन्द्र अस्थाना जी। ये फिर जनसत्ता बंद होने के बाद ये दिल्ली चले गए, 3-4-5 साल वहां रहे। और फिर इनका मुझे फोन आया, नहीं पता था कि मेरा पुरानी फिल्मों को लेके मेरा बड़ा जबरदस्त झुकाव है, और मैं रिकॉर्ड्स भी इकट्ठे करने लगा। नौकरी लगी तो वो सन 82 में, उसके बाद से मैंने रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा, रिकॉर्ड्स दिल्ली जा के लेके आता था। बहुत बड़ा कलेक्शन है इस समय मेरे पास पुराने गाने पर, वो पुराने रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट अलमारियां भरी हुई हैं जी। तो 2003 में जो वो सारा समय के जो ये ब्यूरो चीफ होके दिल्ली से यहाँ आ गए, नया शुरू हुआ था सारा समय वीकली। इन्होंने मुझे कहा कि अब तेरे पास समय भी है, तो एक काम कर। अच्छा, तब तक मैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का और राइटर्स एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हो चुका था। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हो चुका था और राइटर्स एसोसिएशन का भी मेंबर हो गया था। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था चीजें। सिंटा से मुझे बड़ी मदद मिली। धीरेन्द्र जी ने कहा तो एक काम कर, ये पेपर आ रहा है, मैं और 48 पन्नों का पेपर था, 16 पन्ने तो सिनेमा से ही रिलेटेड थे, जो जिसका सारा धीरेन्द्र जी को देखना था। अब सर मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया। मुझे जितने नंबर हुआ करते थे वो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के ऑफिस में जाता था, वहाँ आज भी हैं, वहाँ पे वो पुराने जो कर्मचारी हैं, वो उनसे मैं कहता था, वो मेरे सामने रजिस्टर निकाल के रख देते थे कि ये लो जी, आप ढूंढ लो इसमें से। उसमें से मैं पुराने रजिस्टर्स में से निकाल के और नंबर नोट करता था डायरी में, फिर उन लोगों को फोन करता था। और सारा समय का नाम सुन के जो है मुझे बुला भी लिया जाता था सब जगह, और मैं बता भी देता था जी। तो इस तरह से सारा समय का मेरा जो कॉलम था, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा कॉलम था लोग। एक कॉलम था बाकलम खुद, ये जो आज के टाइम के उस मतलब जो काम कर रहे थे, रिटायर्ड नहीं, जो काम कर रहे थे, लेकिन लेखक, क्रिएटिव लोग, लेखक, डायरेक्टर, गीतकार, इसमें उनसे बातचीत हुआ करती थी। क्या बोलूं क्या याद करूं, जो था उसमें पुराने रिटायर्ड लोगों को। और सर वो समय मेरी ये खुशकिस्मती है, इंटरनेट आ रहा था और
पुरानी पीढ़ी एक एक करके जा रही थी ओके ओके धीरे धीरे सर, वो पुराने जो रिटायर्ड, तो मैंने करीब करीब सभी लोगों का इंटरव्यू कर लिया और वो एक मजाक भी बन गया था मेरे साथ। जो है मुझे कई बार लोग जानने वाले हंसते थे, मतलब मेरे साथ ये कहते थे कि तू ये मत बताना किसी को कि मतलब तू तेरा नाम सुनते ही भागने ना लग जाए, क्योंकि होता ये था सर, इतने बुजुर्ग, उनका इंटरव्यू लिया, अब पता चला कुछ दिन के बाद वो नहीं रहे। अच्छा 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 तो ये कहते थे कि अगर तू ये मत कहना जी आपका आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि सारे जा रहे थे तो जिसका इंटरव्यू कर रहा है उसके बाद वो, ये एक मजाक की बात थी, लेकिन ये सच्चाई है कि इस एज में भी लोगों ने, मैं 200-250 लोगों को ढूंढा, पूरा मुंबई छान मारा मोटरसाइकिल से, चैम्बूर से लेके और बांद्रा और कहाँ बताऊं, अपना मेरीन ड्राइव, मतलब सब जगह मैं गया। कुछ होंगे इक्का दुक्का, नहीं तो सभी का इंटरव्यू किया मैंने उस जमाने में जो। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और वो भी ऑफ द कफ है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था पूछूं। आप ये बताइए, जितने आपने इंटरव्यूज किए हैं और यूट्यूब पे भी डाले हैं, इनमें कोई एक खास एक या दो नाम जो आपके जहन में हमेशा रहते हैं कि ये इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया हुआ, उसने बहुत जवाब बढ़िया दिए हैं? और इसके अगेंस्ट दूसरा मुझको ये भी बताइए कि कोई ऐसा इंटरव्यू हो जिसमें आप परेशान हो गए हो, जो तैयारी करके गए हो इंटरव्यू के लिए, वो सब धरी की धरी रह गई हो, उसने बात ही कुछ और शुरू कर दी हो, ऐसा एक अटपटा सा माहौल बन गया हो? ये दोनों बात बताइए, एक तो सबसे बढ़िया और एक सबसे खराब एक्सपीरियंस, कुछ बताइए इसके बारे में। तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपको। देखिए, अच्छे तो लगभग सभी हो जाते थे जी जी, अच्छे होते थे, और उसका कारण आनंद जी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैंने आनंद जी को फोन किया, कल्याण जी, आनंद जी, अच्छा अच्छा, कि आ तो जाओ भैया इंटरव्यू करने, लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी। बहुत गहरी बात कह दी थी उन्होंने। अच्छा अच्छा, होता क्या है कि सर, मेरा तो चलिए ये काम है, मैं इसी काम, यही काम कर रहा हूं मैं जी, लेकिन होता क्या है कि आम लेखक चला गया, कोई पत्रकार चला गया, अब से वो तैयारी करके तो जाओ, कम से कम कुछ उनके बारे में पहले कुछ तैयारियां तो कर लो, रिसर्च करके जाओ। बिल्कुल सही बात है। वो अलग बात है कि आनंद जी का फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पाया, वो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। खैर, हाँ, मैं बीच में एक चीज बता दूं कि वही जो इंटरव्यूज थे मेरे, वही बाद में उन्होंने मेरे ब्लॉग बीते हुए दिन की शक्ल में आए वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, और वही फिर बीते हुए दिन जो है फिर वो यूट्यूब चैनल, और अब तो ये है कि वो वाले तो हैं ही, अब तो मैं वैसे भी इंटरव्यू करता रहता हूँ बीच बीच में, पहले घर जाता था लोगों के, अब मैं फोन पे कर लेता हूँ। खैर, तो ये सब चल रहा है। तो आपके कितने यूट्यूब चैनल है, कितने फॉलोअर्स है, कुछ हमें बताइए ना इसके बारे में। आपके तो बहुत व्यूअर्स। सर, फॉलोअर्स तो मेरे 90,000 पहुंचने वाले हैं। अच्छा, वाह। और नहीं, ये बहुत कम है अगर देखा जाए, ये बहुत कम है देखा जाए, लेकिन क्या है कि मेरा जो, आपका हर किसी का एक दर्शक वर्ग होता है, मेरा दर्शक वर्ग सर वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर। हालांकि वो छोटी उम्र के लड़के भी हैं जो बहुत, जैसे मैं जब छोटा था तब भी मैं उस जमाने की फिल्में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, तो ऐसे आज भी है और वो जी, लेकिन क्योंकि दर्शक वर्ग एक खास तरह का है, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें से भी ज्यादातर जो है वो, उन्हें इंटरनेट का या इन चीजों का नहीं, हाँ, मोबाइल जरूर अब हाथ में आ गया तो अब देख लेते हैं जी। लेकिन ये जो है एवरेज हर एक महीने में 400 से 500 मेरे जुड़ जाते हैं सब्सक्राइबर्स। हाँ, नेचुरली। तो आपके YouTube चैनल 2 है या 1 है? नहीं, एक ही है सर, एक ही है, बीते हुए दिन। YouTube चैनल एक ही है, और मेरे जो ब्लॉग हैं वो 2 हैं। बीते हुए दिन सिनेमा से संबंधित है, मतलब सिनेमा का इतिहास से संबंधित, और जो एक है मेरा व्यंग्योपासना। अच्छा, वो मेरा जो है वो नॉन फिल्म, मेरी कहानियां हैं उसमें, मेरे व्यंग्य हैं, और एक आध कविता भी, गीत भी मैंने लिखा, इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू भी बहुत अच्छे इंटरव्यू हैं। जैसे सलमा सिद्दीकी जी का मैंने इंटरव्यू किया था, और वो बड़ा इस तरह का इंटरव्यू, सलमा सिद्दीकी, कृष्णचंद्र, दोनों ने विद्रोह करके शादी कर ली थी, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था, इन्होंने अपनी पत्नी बच्चों को। अरे, कृष्णचंद्र जो ऑथर थे, उनकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ।
उसने सलमा सिद्दीकी से शादी कर ली थी? अरे वाह। जी। तो उसका उसका नाम ही, टाइटल ही ये है कि एक आग का दरिया है ये। वाह। उसमें ये नहीं है कि कौन सा किताब लिखी, क्या लिखी, आ जाता है बीच में कहीं कहीं, लेकिन उनका वो वाला सफर कि किस तरह से उनका विरोध हुआ, किस तरह से जो भी है, कैसे शादी करवाई गई, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने, वो सारी चीजें हैं। कृष्ण चंद्र भी गजब के ऑथर थे। मुझे भी एक उनकी किताब याद आ रही है, एक वायलेंस समंदर के किनारे, मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। जी, जी। याद है मुझे उसके में। अच्छा, तो अब करीब करीब हम बकौल अमीन सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं। अब ये बताइए कि आपकी जो किताबें हैं, जैसे बीते हुए दिन आपकी एक किताब भी है, इसको क्या आप एक तरह की टाइम मशीन मानते हैं? बिल्कुल हमें अपने पिछले जमाने में ले जाती है? किस तरह से, क्या देखते हैं इस किताब के बारे में, कुछ बताइए। देखिए, उसका स्वागत तो बहुत हुआ और बहुत खरीदी भी जा रही है। तो उससे यही लगता है कि इंटरनेट या आभासी दुनिया, ये जो है अपनी, जैसे आभासी दुनिया ही कहेंगे ना, वर्चुअल वर्ल्ड, ब्लॉग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ये भले ही लोग कितना देख लें, ये कुछ कर लें, लेकिन जो आनंद हार्ड कॉपी में है, भले ही वो सजा के रखने के लिए भी हो कि अलमारी में रख दीजिए हमारे पास, हाँ, पढ़े भी ना कोई, लेकिन उसका एक अलग ही आनंद है, अलग ही आनंद है। तो मुझे भी लगता है कि ये चीज ऐसी है सर, जिसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। कितनी बिकेंगी? 2000, 4000। वहां तो इतने जो है वो एक ही दिन में हो जाते हैं, इतने व्यूज मेरे। पर इसका आनंद एक अलग है इन किताबों का। और मेरी 2 आई हैं, दरअसल 2 क्या 4 आई हैं। बीते हुए दिन 1, बीते हुए दिन भाग 2, और 2 हिंदी और अंग्रेजी, तो 4 हो गई इस तरह से। और अब तीसरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक में जो है उसमें अभिनेत्रियां हैं, 30 अभिनेत्रियां, 2 में अभिनेता पुरुष हैं, अभिनेता, और 3 में बाकी लोग हैं, संगीतकार हैं, गायक गायिकाएं हैं। तो उस तरह से, जिसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ छपवाने की। चलिए, तो आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। लेकिन अब मेरे को बस, मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, और रूटीन बातों को हटा के, कि शिशिर जी, आपने जैसे अंग्रेजी में यू हैव डॉन्ड सो मेनी हैट्स, आपने इतनी रोल्स निभाए हैं, तरह तरह के काम किए हैं। अब इस फेज ऑफ लाइफ में अब क्या लगता है आपको कि क्या और करना बाकी है? सर, अब मैं कुछ वो नहीं सोचता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे संतुष्टि किसमें है। वेरी गुड। और मैं परम संतुष्ट हूँ अब इसमें कि मैं अपने घर के अंदर हूँ, मुझे कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है। अब इंटरव्यू भी जो है मैं फोन पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं बड़ा परम संतुष्ट हूँ। मेरी जिंदगी जो है मेरे अपने हाथ में है, मैं अपने हिसाब से है। मेरा दिन जब चाहता हूँ खाता हूँ, जब चाहता हूँ सोता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो सर, ये बीते हुए दिन ने मुझे एक पहचान दी है, यूट्यूब चैनल ने भी, और इसने बल्कि ब्लॉग पे मेरा थोड़ा जोर कम है, क्योंकि वो किताबों के लिए हो गया। मैंने उसमें कई इंटरव्यूज अभी जो टाइप किए हुए हैं वो डाले भी नहीं है अभी, उन पे वीडियो बना ली है। तो यूट्यूब चैनल जो है वो काफी, क्योंकि देखा जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, सर्कुलेशन काफी अच्छा है उसका, तो वो चीज है अपनी जगह सर। मैं पूरी तरह से, मैं और मेरे बीते हुए दिन, बस बाकी भूतकाल की बातें हो गई सर, वो सितार और बाटिक पेंटिंग और वो सारी चीजें, वो भटकाव था। ठीक है, ठीक। लेकिन उसने ये जरूर की, आपने मीडिया में अपना इकिगाई पा लिया है। आप जिंदगी में सब कुछ, जो कुछ रचनात्मक संतुष्टि जिसको कहते हैं, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन जो कहें, वो आपको मिल चुका है। अब जो मिल रहा है वो बस बोनस है। एक बात यही है, बस ये कह सकते हैं आप। मतलब मैं आराम से अपने हिसाब से जी रहा हूँ अब, और घर से बाहर मेरा निकलना, मैं कई दिन हो जाते हैं सर, मैं अपने नीचे नहीं उतरता बिल्डिंग से, मतलब फ्लैट से बाहर नहीं जाता। क्योंकि नहीं है, अगर सो रहे हैं तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ, और फिर अपना, हाँ, ये जरूर है कि मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो चुका है इस दौरान किताबों का, सिनेमा से संबंधित। अब और कुछ नहीं है तो मैं वो पढ़ता रहता हूँ कि भाई अब किसका छापूं, किसका लिखूं, रिसर्च में लगा रहता हूँ कि हाँ भाई फलाने जी की। अब बल्कि 10 दिन हो गए मुझे, मैंने एक मायापुरी सेक्शन शुरू किया था,
फिल्मों की कहानी और पात्रों का परिचय। तो 1939 की पुकार, 1940 की औरत, और फिर वो वहीं रह गया था। उन पिक्चर हाँ पे जी। लिख रहे हैं आप वो भाई। अब चलिए सर। मैं कर रहा हूँ सिकंदर। हम्म। सिकंदर अच्छा। अब 41 की, उस पे कर ओहो। रहा हूँ काम। तो सर वो बहुत काम हो जाता है सर, बहुत काम हो जाता है। आपको सिकंदर स्क्रीन क्या? शॉट्स लेने होते हैं। सिकंदर क्या वो सोहराब मोदी वाली पिक्चर है क्या ये? सोहराब मोदी वाली 1941 की सिकंदर। ओके, वही, वो तो बहुत बहुत मास्टरपीस मानते हैं उसको हम लोग। हाँ जी हाँ। चलिए, तो शर्मा जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी, ये एक खूबसूरत यात्रा थी। नवादा से मुंबई तक की, बैंक की फाइलों से सिनेमा की रील तक की, और बीते हुए दिनों से आज के डिजिटल दौर तक की। आपके अनुभवों में अनुशासन भी है, संवेदना भी, इतिहास की गहराई भी, और भविष्य की दिशा भी। आज की बातचीत से एहसास और मजबूत हुआ है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, वह हमारी स्मृतियों और समय का दस्तावेज भी है। हम खुद को सचमुच सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें आप जैसे बहुआयामी और समर्पित व्यक्तित्व से इतनी आत्मीय बातचीत का अवसर मिला। श्री कृष्ण जी शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आने, अपने अनमोल अनुभव साझा करने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद आलोक जी और समीर जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। तो श्रोताओं, इसके साथ हमें आज के कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई आवाज के साथ। नमस्कार। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी ओ जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।